जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई आयन का निर्माण कैसे होता है, आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम उस चीज़ की थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी कैसे होती है। तो देखिए कि कोई भी आवेशित स्पीशीज़ होती है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि धनायन या ऋणायन, कोई भी जो आवेशित स्पीशीज़ होती है उसको अपने लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागा जाता है तो त्यागेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो किसका निर्माण करेगा, धनायन का। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो उस समय वो किसका निर्माण करेगा, ऋणायन का। यानी इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से और ग्रहण करने से किसका निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण होता है। अभी अभी हम लोगों ने जैसा कि देखा जो निकल है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने अभी देखा ही था। इसी टाइप से जो क्लोरीन है, जो यूरेनियम है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो देखिए समस्थानिक को अपने लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखो इसमें आइसो और टोप्स ये दो शब्दों से मिलके बना होता है, जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, और टोप्स का मतलब होता है पोजीशन यानी स्थान। यानी जो पीरियोडिक टेबल में एक जैसा स्थान रखते हैं ना, उनको आप क्या कहते हो, आइसोटोप कहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है एक ही जगह पे आवर्त सारणी में, लेकिन उसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। वो कौन से हैं अपने लोग आगे पढ़ेंगे, जिससे पहले इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, आइसोटोप्स यानी स्थान समान रहेगा, और परमाणु क्रमांक अगर समान है तो ध्यान रखिएगा उसमें प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन आवर्त सारणी में वो क्या होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कहते हो, समस्थानिक कहते हो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन अगर उनने आपसे कोई द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना कि ये दोनों संख्याएं जो हैं ये अलग हो जाती है। तो आइसोटोप की एक सबसे बढ़िया पहचान होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक हमेशा सेम होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक जो प्रोटियम होता है ना, उसको लिखा जाता है 1H1 और उसको हाइड्रोजन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो ड्यूटेरियम होता है इसे कैपिटल D के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे 1H2 के द्वारा लिखा जाता है, और जो टाइट्रियम होता है उसे T के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे 1H3 के द्वारा लिखा जाता है। जैसा कि अपने लोगों ने आइसोटोप की परिभाषा में देखा कि आइसोटोप का परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहता है। देखिए इन तीनों में नीचे की तरफ जो है परमाणु क्रमांक एक ही लिखा हुआ है, यानी परमाणु क्रमांक समान है, और लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर की तरफ जो संख्या है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या अलग आ गई तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ऑटोमेटिकली जो होती है वो चेंज होती जाती है। अब हम बात करते हैं कि भाई इनमें जो हमारी प्रकृति में उपलब्धता है हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों की किस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो उपलब्धता होती है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, जिसे हाइड्रोजन ही कहते हैं, उसकी होती है। हमारी प्रकृति में 99.98% तक ये पाया जाता है। ड्यूटेरियम और टाइट्रियम जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन की संख्या, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही होता है, यानी किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ लिखी जाने वाली संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आइसोटोप्स में समान होती है, तो तीनों में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। अगर प्रोटॉन की संख्या समान है तो उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी भाई, समान होगी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं भाई, द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो। जब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस किया गया है, मतलब एक में से एक को घटाया गया तो 0 आ गया, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में कितनी होती है, 0 होती है। ड्यूटेरियम में क्या होगा, 2 में से 1 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 1। इसी प्रकार टाइट्रियम में क्या होगा, 3 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2।
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसमें न्यूट्रॉन की संख्या को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियोधर्मिता की, मतलब कौन से इसमें जो समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखो ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटियम होता है यानी जो हाइड्रोजन होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। उसके अलावा जो ड्यूटेरियम और टाइट्रियम होते हैं वो दोनों ही समस्थानिक जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियोधर्मिता को दर्शाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम की प्रवृत्ति जो होती है वो रेडियोधर्मी होती है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके द्वारा जो निर्मित जल होता है वो भारी जल कहलाता है, ठीक है, भारी जल होगा। और ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा। भारी जल का उपयोग किसमें किया जाता है, परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अब देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारी जल का सूत्र बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारी जल है उसका सूत्र D2O होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम से बनता है ये। अब है कि ट्राइट्रियम जो होता है वो समस्थानिक भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था। नेक्स्ट है कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तीनों, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम लोग उनकी करवाते हैं तो वो अलग अलग क्रियाशीलता दर्शाते हैं। कोई समस्थानिक जल्दी क्रियाशील होता है तथा कोई समस्थानिक जो होता है वो देरी से क्रियाशील होता है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है उसको अपने लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, सेकेंड नंबर पे होता है ड्यूटेरियम और थर्ड नंबर पे होता है टाइट्रियम। इसी प्रकार अगर अपने लोग इसकी रेडियोधर्मिता का क्रम देखें तो अभी अभी हम लोगों ने सारणी में ही पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी कौन सा होता है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेडियोधर्मी होता है वो होता है टाइट्रियम, उसके बाद होता है ड्यूटेरियम और सबसे कम होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अब देखिए कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। इनमें से जो कार्बन 14 है वो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, जीवाश्मों की आयु के निर्धारण में किया जाता है। और जो जीवाश्मों की आयु के निर्धारण की विधि होती है उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। जैसे बहुत पुराने काल में जो चीज़ें जो है धरती के नीचे दब गई थी तो उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि को कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। और उस कार्बन डेटिंग विधि में क्या किया जाता है, जो कार्बन का समस्थानिक 14 है उसका उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो जीवाश्म जो है वो कितने वर्षों पुराना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कार्बन के समस्थानिकों के बारे में। तो देखिए कार्बन के 3 समस्थानिक दे रखे हैं, कार्बन 12 जो ये है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13 और तीसरा है कार्बन 14। अब देखो कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, तो कार्बन 12 को अपने लोग कैसे लिखेंगे, 6C12, ठीक है। अब देखिए अगर कार्बन 12 ऐसा है तो अगर कोई पूछ ले कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ, तो प्रोटॉन की संख्या तो नीचे वाली होगी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर कोई पूछ ले कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या यानी 12 में से अपने लोग 6 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखिए कार्बन 13 में, इसी का जो समस्थानिक है कार्बन 13, अब देखो कार्बन 13 में परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 उदासीन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। अगर कोई द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से 6 को घटा देंगे, 13 - 6 यानी कितने न्यूट्रॉन आ गए, 7। इसी टाइप से अपने लोग कार्बन का जो 14वां समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे, वो न्यूट्रॉन की संख्या अपने लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी हो, अपने लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी हो, जैसे समझ लो इसमें कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें दे रखा है कि कार्बन है और उसमें प्रोटॉन की संख्या इतनी है यानी 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6, तो उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्रव्यमान संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे, हमेशा अगर द्रव्यमान संख्या A ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो कार्बन का जो समस्थानिक 12 है उसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी, जो समस्थानिक 13 है उसमें जो द्रव्यमान संख्या है वो 13 हो जाएगी, और जो 14 है उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। आप इन सूत्रों की सहायता से आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपने लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के समस्थानिकों के बारे में। तो ऑक्सीजन के मेनली 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, वो है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18।
ठीक है। इनको इस टाइप से अपने लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है, 16, 17, 18 को। अब देखो यूरेनियम जो है, यूरेनियम के 6 समस्थानिक ज्ञात है, वो है यूरेनियम 232, यूरेनियम 233, 234, 235, 236 और 238। 237 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 237 यूरेनियम का समस्थानिक नहीं होता है। अब देखिए ये जो 6 समस्थानिक है, इनमें जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है, यानी जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को प्राप्त समस्थानिक है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। ये 3 ही नेचुरल अकरिंग जो आइसोटोप होते हैं वो होते हैं। बाकी जो होते हैं वो आर्टिफिशियल आइसोटोप होते हैं। वो कौन से होते हैं? यूरेनियम 236, 233 और 232। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि यूरेनियम के प्राकृतिक रूप से ज्ञात समस्थानिक, नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आए प्राकृतिक रूप से ज्ञात समस्थानिक, तो प्राकृतिक रूप से सिर्फ 3 समस्थानिक ज्ञात है। और अगर आपके पास आए कि यूरेनियम के कुल कितने समस्थानिक है, तो कुल जो है वो 6 समस्थानिक है, क्योंकि 3 प्राकृतिक समस्थानिक है और जो 3 है वो आर्टिफिशियल समस्थानिक अपने लोगों को ज्ञात है, ठीक है। अब है यूरेनियम के समस्त समस्थानिक, जितने भी समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, वो रेडियोधर्मी होते हैं और इसका जो बिज़नेस है वो किया जाता है एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में, और येलो केक के नाम से इसका बिज़नेस किया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट में पोलोनियम जो होता है उसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक ज्ञात है। 7 समस्थानिक इसके ज्ञात है, ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्थानिक इसी के ज्ञात है। अब देखिए कि अपने लोगों ने जितने भी समस्थानिक पढ़े हैं, इनके नंबर हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो इन सब की संख्या को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है समभारिक, जिसको अपने लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम और बार्स का मतलब होता है मास। मास मतलब द्रव्यमान, यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको अपने लोग क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे अपने लोग? समभारिक कहेंगे। मतलब अपने लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। अगर अपने लोगों को 2 एलिमेंट दे रखे हैं और उन दोनों एलिमेंट में अपने लोगों को द्रव्यमान संख्या समान दे रखी है, परमाणु क्रमांक कुछ भी हो, अपने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो वो एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे, ठीक है। समभारिक में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या सब अलग अलग हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे 32 Ce 76 है और 34 Se 76 है। तो देखिए इसमें परमाणु क्रमांक एक का 34 है और दूसरे का 32 है, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या 76 है। इस वजह से क्या होंगे? ये समभारिक होंगे, यानी आइसोबार्स होंगे। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है वो है 26 Fe 58 और 27 Ni 58, यानी जो निकल है और आयरन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए निकल और आयरन जो है दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी द्रव्यमान संख्या की बात करें इस एग्जाम्पल में, तो द्रव्यमान संख्या दोनों की 58 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समभारिक होंगे, यानी आइसोबार्स होंगे। अब नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी नाम से स्पष्ट है कि जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। इनको इंग्लिश में अपने लोग क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6C14 और 7N15 है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो नीचे की तरफ क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या होगी 6। ऊपर की तरफ क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, यानी क्या आ गई? 8। और उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। इसी टाइप से 7N15 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो एकदम समान है, और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान होने के कारण इनको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में
की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इनके। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो जैसे समझ लीजिए 6C14 और 7N15 जो है वो निम्न में से है। आपको सारे ऑप्शन दे देंगे, सम न्यूट्रॉनिक दे देंगे, ठीक है, और आइसोटोप्स दे देंगे, आइसोटोन्स दे देंगे, आइसोबार्स दे देंगे, तीनों ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक कब होता है, समस्थानिक कब होता है, समभारिक कब होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले के टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से हम लोग रीड का पूरा सिलेबस करेंगे एक एक लेक्चर में। थैंक यू।